हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सीरीज में हम सेट जो है वो 2 की बात कर रहे हैं। कब का? तो 2023 का, यानी सीबीएसई का पेपर जो 2023 में हुआ था, उसी के सेट 2 की बात आज हम कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू टोटल आपका 21 पूछा गया था। तो दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह के आंसर है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय हमें ये ध्यान में पकड़ना है कि ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर कौन सा है। आधा काम आपका यहीं पे हो जाता है जब आपको चैप्टर पता चलता है कि चैप्टर नंबर ये है। अब हम सांची के स्तूप की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये चैप्टर नंबर 4 की बात हो जाती है, यानी 4 चैप्टर, यानी धर्म से रिलेटेड चैप्टर। अब निश्चित तौर पे हमें ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा कि सांची का स्तूप जो था वो किस धर्म से जुड़ा हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ था। सांची का स्तूप जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, भोपाल जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब कह रहा है किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो गया कि ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। कौन सा जिला में है? भोपाल जिले में पड़ता है। जो ये सांची का स्तूप किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चैप्टर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अमरावती का भी स्तूप जो एक है ना, अमरावती का स्तूप हो, अमरावती का स्तूप, या फिर भरहुत का स्तूप, भरहुत का स्तूप, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में जो मंदिर होता था, उसी मंदिर को हम स्तूप के नाम से जानते थे या उसे समझते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि हड़प्पा लिपि। अब चलिए, जैसे ही आपको हड़प्पा लिपि का नाम आया, आपके सामने क्या आना चाहिए? तो चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो हम बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं कि जब आपको चैप्टर पता चल जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ी आसान हो जाता है कि हाँ, इसी चैप्टर से तो पूछा है, अब हमें इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर 1 हो गया। और हड़प्पा लिपि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि यार लिपि कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी और नहीं काट दिया जाए तो सही चुनेंगे तो नहीं निकल जाएगा। कह रहा है कि यार लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, बिल्कुल बात ये सही है, लेकिन नहीं तो पूछ रहा है ना। कह रहा है कि यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, नहीं, या बाएं से नहीं, ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से इधर लिखी जाती थी, इधर से इधर लिखी जाती थी, नहीं कि इधर से इधर। तो यही लग रहा है कि क्या है? गलत है। लेकिन आगे चलते हैं। ये वर्णमालीय नहीं थी, नहीं, वर्णमालीय ही थी, ये सही है। और फिर इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इस प्रकार ये और ये तीनों सही है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका उत्तर भी मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व, ये भी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर हड़प्पा ही होगा, क्योंकि सेना के पूर्व ब्रिगेडियर की बात कर रहा है। और चैप्टर नंबर 1 ही कह रहा है कि पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा REM व्हीलर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्हीलर। और इन्होंने ही हमारे यहाँ
40 के दशक में 40 के दशक में खुदाई के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन को दूर किया था और अस्तर विन्यास की प्रणाली के बारे में बताया था। अस्तर विन्यास प्रणाली, अस्तर विन्यास प्रणाली को इन्होंने क्या किया था, आगे बताने का प्रयास किया था या आगे काम किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। एक मत इत्मीनान से इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको तो आइडिया आप चली गया होगा कि पेपर किस टाइप से पूछ रहे हैं। टोटल पेपर में लगभग 8 गो पैटर्न है, 8 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे लास्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा, आप देखिए यहीं से लगातार हड़प्पा से 3 क्वेश्चन पूछ दिया। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ सही पूछ रहा है, कह रहा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था। ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी। अर्ध शुष्क क्षेत्र एनसीईआरटी का वर्ड है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सही पूछ रहा है। अब चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं। कह रहा कि हड़प्पा स्थलों में संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये गलत बात है, पड़ती थी, तभी तो हड़प्पा में नहरों का हमें प्रमाण मिलता है। कहां पर, सुर्तगाई में नहर बनाए गए थे, क्योंकि सिंधु नदी से पानी निकाल करके नहर के माध्यम से आगे गया था। धौलावीरा से हमें जलाशय का प्रमाण मिलता है, ठीक है। इसका मतलब कि सिंचाई की प्रणाली थी और सिंचाई के लिए वो लोग अन्य चीजों पर भी निर्भर थे, और ये कह रहा है नहीं, इसका मतलब ये पाठ गलत हो गया। हड़प्पा पुरा स्थलों में नहरों के अवशेष नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। अभी हमने कहा ना, सुर्तगाई से हमें क्या मिला है, बनावली से भी हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी बात गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हड़प्पा पुरास्थलों में लोहे के फाल, लोहा का तो प्रयोग ही नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी तो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे, लोहा से क्या थे, ये अपरिचित थे, लोहा के बारे में ये जानकारी प्राप्त नहीं करते थे, नई जानकारी था इन्हें, लोहा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, डी भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए कितना इत्मीनान से। और कोई आजकल क्या करते हैं, लोग रटते हैं, क्या रटने से क्वेश्चन बन जाएगा, कभी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, रटने पर कभी भी आप फोकस मत करिए, क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट समझिए और कंसेप्ट के बाद इसका उत्तर बनाने का प्रयास करिए, आप सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए में से उपयुक्त विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। चैप्टर नंबर काम का लाएगा दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। सामाजिक स्थिति के बारे में बता रहा है। जिस पुरुष की अनेक पत्नी होती थी उसको क्या बोलते थे, तो उसे बहुपति प्रथा बोलते थे। क्या बोलते थे, नहीं, प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नी, अच्छा पुरुष की अनेक पत्नी पूछ रहा है ना दोस्तों, ये गलती हो जाएगा, पत्नी की अनेक की बात कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि प्रथा एक ऐसी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नी, पुरुष की अनेक पत्नी यानी बहुपत्नी प्रथा हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बहुपत्नी प्रथा। और एक औरत की कई पति होते थे तो उसे बहुपति प्रथा कहते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मध्यकालीन विश्व यात्री की पहचान करिए। यानी एक पैटर्न तो ये भी आपको पूछता है, हमेशा याद रखिए, 2 कथन रहेगा, किसके बारे में है पहचानिए। 32 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा कर चुका था। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये बात तो हमें जहां तक लग रहा है कि इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था। कई क्वेश्चन में हमने देखा कि ये रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। अब कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया था, ठीक है। क्या नियुक्त किया था, काजी या
न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये तो बात सही है, ये भी तो किसके बारे में कहा जाता है, इब्न बतूता के बारे में ही, जो भारत में 1332-33 में आया था और काजी के पद पे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, एकदम समझते हुए चलिए, आराम से चलिए। निम्नलिखित को और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। देखिए कि कौन व्यक्ति कब आएगा पहले। देखिए अशोक का शासन सबसे पहले सिकंदर आया था भारत में, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे पहले सिकंदर, यानी दो। देखिए पहले दो कहां पर है, मैं यहां पर है, यहां पर है, यानी देखिए सी की तरफ जाएगा। अभी देखते हैं और क्या है। इसके बाद अशोक आया, तो दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, अशोक का। फिर उसके बाद गुप्त वंश आएगा, यह है गुप्त वंश, ठीक है। फिर कर्नाटक, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आराम से बनाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कथन कारण का कह रहा है कि 18वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। बिल्कुल बात सही है, 8वीं सदी में ही कैलाशनाथ मंदिर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, एक गुफा को काट करके ये क्या किया गया था, पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। ये बात बिल्कुल आपका कथन सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चौथा चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है दोस्तों, भूल गया मैं बीच में। चैप्टर पहचानिए सबसे पहले 4 है। अब कह रहा है दूसरा कि मंदिरों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप देने का आदेश राजा अशोक ने दिया था। नहीं, गलत है, अशोक ने नहीं दिया था इसको अशोक ने नहीं दिया था। ये कर्नाटक का एक राजा था, उसी ने 8वीं शताब्दी में चालुक्य समय के समय में दिया था। तो ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम आराम से बनाने का प्रयास करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। यह है कौन सा चैप्टर, छठा चैप्टर है, जिसका नाम है भक्ति परंपरा, यानी भक्ति सूफी परंपरा। और इसी में हमें गुरु नानक के बारे में पढ़ना है। तो ये कौन थे जी, गुरु नानक, पांचवे गुरु अर्जुन देव। पांचवे गुरु जो थे ना अर्जुन देव, इन्होंने ही आदि ग्रंथ साहिब की संकलन किया था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन पांचवे गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। क्या नाम था उनका, पांचवे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी, जहांगीर ने। फांसी की सजा किसने दिया था अर्जुन देव को, जहांगीर ने। क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं पूछ दे, जहांगीर ने। और इस धर्म को स्थापना करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने में अंग्रेजों के प्राथमिक उद्देश्य की पहचान कीजिए, यानी इनका क्या उद्देश्य था। निम्नलिखित में से सर्वोपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्र के किसानों को सशक्त करने के लिए नहीं, क्षेत्र में भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नहीं, जोतदारों का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए था। यानी ब्रिटिश सरकार को एक स्थिर रकम मिल जाए, इसलिए किया गया था कि एक फिक्स रकम मिल जाए। फिक्स जब रकम मिल जाएगा तो वो टेंशन से फ्री हो जाएंगे, इसीलिए इस्तमरारी व्यवस्था लागू की गई थी। कब, तो याद रखिएगा, इसको लागू किसने किया था, तो लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था कॉर्नवालिस। क्या नाम था इसका, कॉर्नवालिस। कब लागू हुआ था, 1793 में। कहा लागू हुआ था ये, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी सरकार। कुल जमीन का कितना, 19% भाग पर ये लागू हुआ था। याद रखिएगा, कुल जमीन का कितना प्रतिशत भाग पर, 19% भाग पर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा।
कब? तो लागू कब हुआ दोस्तों? कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया? 1793 में लागू किया। कितना प्रतिशत भूमि पर? 19%। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी सरकार। मेन मकसद क्या था? एक रकम को प्राप्त करना, एक मुस्तैद रकम, ताकि हमारे पास फिक्स रकम की प्राप्ति हर साल हो जाए। ठीक है। अंग्रेजों का इसमें जमींदारों के साथ क्या हुआ था? समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जंगली कबीले की पहचान करिए। जो कौन से व्यक्ति इसमें कहाँ के लोग जुड़े हुए थे? असम में ये जंगली कबीलों के सरदार राजा बन गए। ठीक है। ये जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे। इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने पर क्या किया? अपने एकाधिकार का ऐलान कर रखा था। ये कहाँ के बात है कबीला? तो ये अहोम कबीला कहते थे। अब देखिएगा सर कैसे ये होगा? तो यही असम है। असम का नाम पहले क्या था? अहोम ही था। अहोम। असम का पहले नाम क्या था दोस्तों? अहोम ही था। ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से मिलाना है। अब देखिए, इसमें मिलाइए। हजार राम मंदिर सबसे पहले विजयनगर में आ जाएगा। ठीक है। यानी 3 का ए, देखिए तो कहां पे बैठ रहा है? 3 का ए, 3 का यहां पर भी नहीं है, यहां पर नहीं है, सी उत्तर हो जाएगा। यानी बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, वाला ये मैच कर गया। अच्छा, चिंकेश्वर कहाँ गया? बेलूर में आ गया। ठीक है। चिदम्बरम आपका क्या हो गया? 4 का सी मिल गया। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी डी ए सी। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि मुगल ग्रामीण समाज का निम्नलिखित में से कौन सा वितरण सुमेलित है? एक तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा। ये भी क्या है? चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8 था। पीछे वाला कौन सा था? भक्ति वाला था। 7, 8 है। अब इसमें कौन एक सुमेलित है? ग्रामीण लोग हैं, ये काम है इनका सुमेलित। तो देखिए, ये भी एक क्या है? सुमेलित नहीं है। ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक सुमेलित है। मनसबदार मतलब सैनिक होते थे जो कि पैसा वसूलते थे, नौकरशाही के रूप में काम करते थे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये पहचान करके बताना है। इस दरगाह का स्थान नीचे दिया गया है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने इस दरगाह का कई बार दौरा भी किया है। कौन सा जगह था वो? तो फतेहपुर सिकरी, जो अकबर आगरा में ही पड़ता है। तो फतेहपुर सिकरी में जो दरगाह था, शेख सलीम चिश्ती का ही दरगाह था। वहीं पे अकबर कई बार भी गया था और वहीं पे जाने के बाद उसे सलीम की प्राप्ति हुई थी, यानी जहांगीर को, इसलिए उसका नाम सलीम रखा था, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वीर शैव परंपरा, क्या कह रहा है? वीर शैव परंपरा किस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए। यानी अब देखिए, ये भी हो गया कौन सा चैप्टर का? भक्ति एवं सूफी। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। उसी में वीर शैव परंपरा, जिसे हम लोग लिंगायत आंदोलन भी कहते थे, लिंगायत आंदोलन के नाम से हम जानते थे। इस परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ, बात सही है। ये विष्णु के अनुयायी थे, गलत। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को आप मानते थे, नहीं। साथ में एक इसका कौन सा विकल्प सही है? तो ये इसका ए सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बिहार क्षेत्र का विद्रोह संभाला था? कुंवर सिंह। कहां पर? आरा में। बिहार के आरा जिला के रहने वाले थे, वीर कुंवर सिंह ने इसको संभाला था। बड़ी आराम से क्वेश्चन बनाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से आपके सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे और बन भी जाएंगे। अब कह रहा है कि लाल बाल पाल, किस आंदोलन के लाल बाल पाल व्यापक अपने 1905 से 7 तक? तो वो आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? स्वदेशी। सत्याग्रह तो आंदोलन गांधी जी था, किसान आंदोलन गांधी जी ने किया था। गद्दर आंदोलन तो भारत में नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था 1913 ईस्वी में गद्दर आंदोलन।
ठीक, स्वदेशी आंदोलन ही 1905 से लेकर 1906 तक बंगाल में चला था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्य की पहचान करिए। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य भी थे, वह एक बहुत बड़े वकील भी थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार भी किया था और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। मद्रास के रहने वाले थे। ये बात किसके बारे में कही जा रही है, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे, मद्रास, आज के डेट में आंध्र प्रदेश अब चला गया है वो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो मेरठ छावनी से उत्तर प्रदेश में, मेरठ छावनी से ही। बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने किया था, वो तो एक विद्रोह की शुरुआत पल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों ने किया था मेरठ में, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह, कदम सिंह उत्तर प्रदेश में। और फिर वहां से सारे लोग कहाँ आए, दिल्ली में आपके आ गए थे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, आराम से समझिए। देखिए कितने, मतलब ये मान कर चलिए कि 75% तो क्वेश्चन आपका 21 में से बड़ी इजीली रहता है, आप कर सकते हैं, बड़ी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है थोड़ी टफ होती है, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाना पड़ता है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है, सब कुछ किया है तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद गारे हरे रंग का सम्मान अनुपात में 36 तिरंगा होगा और केंद्र में नीले रंग का चक्र होगा। तो ये करने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही ये काम पेश किया था और इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अवध साम्राज्य के नीचे दी गई पत्ती का वर्णन किया है। यानी ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा, ये अवध के बारे में ऐसा कहा गया है। किसके बारे में, अवध के बारे में। और किसने कहा था ये बात कौन कहा था अवध के बारे में, डलहौजी ने कहा था। कौन कहा था, डलहौजी ने। यानी इसका उद्देश्य यह है कि एक दिन अवध हमारे कदमों में ही आएगा, एक ना एक दिन हम अवध को क्या करेंगे, अपने में मिला करके ही दम लेंगे। इसी बात को बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, क्योंकि टोटल 21 ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के हिस्ट्री में। याद रखिएगा, हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है ना, वो देखिए 5 गो पैटर्न होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 5 पैटर्न में पूरा होता है। यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपके नंबर 1 अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू दोस्तों आपको टोटल 21 आएगा, एक एक नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका कितना हो गया, 21 क्वेश्चन आ गया। जो भी आदमी वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से समझिएगा, ये पैटर्न हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है पैटर्न, वो होता है एमसीक्यू के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन 6 आएगा, 3-3 नंबर का रहेगा, टोटल मिला करके 18 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा दोस्तों, 18 नंबर का होगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो होगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन का। क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का। याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 लिखना रहता है, तो 3 लिखना रहता है और 8 नंबर का होता है, तो इसलिए 8 का 24 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आपका जो चौथा पार्ट होता है वो होता है आपका क्या, पैसेज, यानी जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसेज। पैसेज आपके 3 आएंगे, एक पैसेज 4 नंबर का होगा, तो टोटल मिला करके 12 नंबर का आपका पैसेज आता है। उसके बाद दोस्तों 5वां जो पैटर्न होगा वो आपको मैप होगा। मैप आपको 5 नंबर का आता है, एक एक नंबर का होता है, तो टोटल मिला करके ये 5 नंबर का। आप ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 1 9 9 5 13 और 7 कितना हो गया, 20 0 4 1 5 2 7 और 1 8। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर होता है
और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। दोनों जोड़ देंगे तो 100 में 100 आता है। इसमें आप 100 में 100 कर सकते हो। ये भी आप बेहतर लिख करके दोनों प्राप्त कर सकते हो। आप चाहो तो 100 में 100 ला सकते हो। मैप जो होता है दोस्तों आपका, ये बता दें हम, ये 2 टाइप में होता है। एक तो आपको पार्ट 1 जो होता है ये वाला, जिसमें 3 नाम दिया रहता है, उसको आपको लोकेट करना रहता है। जैसे मान लीजिए कालीबंगा है तो आपको लोकेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भरौत है तो आपको लोकेट करना पड़ेगा। और दूसरे पार्ट में क्या होता है कि ए और बी करके आपको जगह दिया रहता है। उस ए और बी के जगह को आपको नाम लिखना रहता है। पहले आपका जगह का नाम दिया रहता है, लोकेशन दिखाना होता है। दूसरे वाले में आपको जगह का नाम दिया रहता है, लोकेशन आपको दिखाना रहता है कि ए है या बी है, इसको आपको दिखाना होगा। एक दिन मैं आपको इसको अच्छे से और समझा दूंगा। आप जहां से भी देख रहे होंगे आपको निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।